नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। अपनी बात चल रही है वहां पर थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2026 में जो आयोजित होने वाली लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास है जिसको हम रन कर रहे हैं। यहां अपन बात करेंगे पार्ट 35 की। ठीक है, यहां पर थंबनेल भी आपका चेंज हुआ है तो आपके क्वेश्चंस का लेवल भी आपका चेंज होगा वहां पर, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपने डिमांड किए थे इनकी संख्या भी वहां पर बढ़ रही है आपका और लेवल भी आपका बढ़ रहा है। एक साथ वहां पर चीजें आपकी चेंजेस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखना वहां पर, ये सवाल किसका है। सवाल अगले ने ये पूछा कि ही एविंस सच एन ऑब्डुरेट रेजिस्टेंस दैट द कमिटी वाज फोर्स्ड टू कंसीड द पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, यहां एक्चुअल के अंदर जो मैनर है वो किस चीज का, इसके भाव का मैनर है कि कैसा भाव वहां पर आया। ठीक है, किस तरीके का भाव वहां पर आया, उसने इस चीज को पाया है, इस चीज को देखा है कि जो अपना रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है उसे फोर्स किया गया है, मतलब एक तरीके से जिद वहां पर की गई है। तो जिद के नेचर के लिए वहां पर जो टर्म आता है वो टर्म वहां पर बेटा ये फ्लेक्सिबल, लचीला नहीं हो सकता है। ठीक है, वो चीज एमिकेबल, मैत्रीपूर्वक भाव में वहां पर नहीं हो सकती है। वो चीज आपका वहां पर क्षणभंगुर अवस्था में नहीं होती है, बल्कि जिद्दी अवस्था की वहां पर बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन है वो एक हाई स्टैंडर्ड रेट का है, वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसे ब्लैंक स्पेस में भी पूछा जा सकता है आपका वहां पर। ठीक है, ब्लैंक स्पेस इसका बनाया जा सकता है, इसे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रखा जा सकता है, इसे सिमेंटिक नेचर में भी रखा जा सकता है। अगले सवाल पे आए आपका, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार आपको वहां पर छांटना है, तो ये क्वेश्चन बच्चा किसका है आपका वहां पर, लिटरेरी टर्म का है, साहित्यिक अलंकार का है, फिगर ऑफ स्पीच का है, पोएटिक डिवाइस का है, उसके साथ इसे अटैच करके आपका रखा जा रहा है। तो सवाल इसमें क्या बना है कि द वेव्स क्रोल्ड स्लोली टू द शोर, जो लहरें हैं वो रेंगने लगी धीरे धीरे किनारे तक पहुंचने के लिए, किनारे तक आपका वहां पर आने के लिए। अगर इस नेचर को तुम बेटा पढ़ते हो तो यहां पर वेव्स क्या है, नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन को आप वहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं आपका, तो ये मानवीकरण है, व्यक्तिकीकरण है, इसे अपन पर्सोनिफिकेशन के नाम से वहां पर आपका जानते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं आपका, विच फोनेटिक सिंबल रिप्रेजेंट्स द स्वा साउंड इन इंग्लिश। अंग्रेजी के अंदर कौन सा आपका फोनेटिक सिंबल ऐसा है जिसे आप स्वा साउंड के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार मैंने क्लास में आपके लिए डिस्कस किया है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये जो टर्म है स्वा साउंड, बेटा स्वा साउंड इस तरीके से लिखा जाता है, जो स्मॉल ई होता है, छोटे वाला ई होता है, जिसे आपका उल्टे रूप में आप लिख रहे होते हैं, उसे आपका वहां पर मतलब ई जैसे इस तरीके से आपका लिखा जाता है, तो इसको उल्टा करके आपने लिख दिया, ये आपका फॉरवर्ड स्लैशेस में स्वा साउंड के रूप में कंट्रीब्यूट करता है या फिर योगदान आपका वहां पर देता है। अगली बात पे चलते हैं आपका वहां पर 484 का, द प्रिंसिपल डिफिकल्टी लाइज इन फाइंडिंग ए सॉल्वेंट दैट विल डिसॉल्व द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। ठीक है, अगला वहां पर यह कहता है कि ये जो अपने पास में एक सवाल आपके पास आया है, इसमें यहां पर एक पैटर्न आया, कौन सा, लाइज वाला। इसके अंदर एरर आपको वहां पर छांटनी है कि क्या गलती इसके अंदर आपको देखने को वहां पर मिलेगी। तो ये पार्ट वहां पर एक तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि इसे आप स्पॉटिंग एरर का नाम दे दें, स्पॉटिंग एरर का नाम ना दे बच्चा तो इसे आप कॉमन एरर है उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आपका रॉन्गली वर्ड्स यूज्ड होते हैं आपके, या रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स हैं, उनके अंतर्गत इसे आपका शामिल किया जा सकता है। तो रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स में भी इसका आपको वहां पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो जो मुख्य आपकी परेशानी है, जो अंतर्निहित रहती है और किसके अंतर्गत रहती है आपका वहां पर, वो चीजें बताई। तो ये अंतर्निहित के लिए लाइज बिल्कुल सही वर्ड है, यहां पर निहित रहना अंतर्निहित के लिए यही आता है। ये तो रखे जाने के लिए आता है, ये झूठ बोलने के लिए आता है, ये झूठ के लिए आता है। तो वहां वाले पार्ट में जो लाइज है, लाइज वहां पर आपका अंतर्निहित अर्थ को बताने के लिए काम में लिया जाता है, इसमें कहीं पर कोई एरर देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला लेंगे, नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाएं। थोड़ा सा लेंथ जरूर है लेकिन सवाल आपका हार्ड नहीं बनेगा। यहां पर वॉइस का सवाल है, एक्टिव से पैसिव का सवाल वहां पर अपने को देखने को मिलता है। सवाल हमें दिया हुआ एक्टिव का, बनाना उसका क्या है, पैसिव बनाना अपने को 485 वाले में। ठीक है, देखना यहां पर हेड बिल्ट दिया हुआ, तो हेड बिल्ट का पैसिव अपन बनाएंगे तो बेटा हेड और बिल्ट के बीच में आपका बींग लगना चाहिए, तो वोज नहीं आ सकता है। हेड को आप हैज में लेकर नहीं जा सकते हैं, हेड को आप इज में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो सवाल का जो ट्रेंड आपके पास बनेगा वो ट्रेंड ये बनेगा, A magnificent bridge had been built across the river by them। सवाल 486 पे आ जाएं आपका। यहां पर ये जो सवाल है ये वोकैबुलरी का सवाल है आपका, और वोकैबुलरी में भी बेटा सवाल किसका है आपका, सिनोनिम का है, समानार्थी शब्द का है या सिमिलर टर्म का यहां पर इसमें माना जाएगा। तो इसमें अगले ने ये पूछा कि अपने पास एक वर्ड है, कौन सा, एफिमेरल है। एफिमेरल के मायने क्या होते हैं, एफिमेरल किस टर्म के लिए वहां पर काम में लिया जाता है, इसका समानार्थी है वो आपको वहां पर बताना है। ठीक है, एफिमेरल होता है क्षणभंगुर, जो अस्थायी होता है, आपका कम समय के लिए बोला जाता है।
यहां पर उसे कहते हैं टेम्पररी। ठीक, ये लास्टिंग तो ज्यादा लंबे समय के लिए आता है, इटर्नल आपका वहां पर हमेशा अमर या शाश्वत के लिए आता है, यूनिक अद्वितीय या अनुपम के लिए वहां पर आपका देखने को मिलता है। तो इसमें जो पैटर्नेबल सिचुएशन आएगी वो आती है आपका टेम्पररी। अगले सवाल पे बढ़े आपका, यहां अगले ने जो सवाल पूछा है ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल आपकी बारीकी का सवाल आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। इसमें सवाल वही है, कौन सा आपका सेंटेंस के इंप्रूवमेंट का सवाल इसे कहा जा सकता है, एरर का सवाल इसे कहा जा सकता है, कॉमन एरर या स्पोर्टिंग एरर है इसका सवाल कहा जा सकता है। अगर सेंटेंस में इंप्रूवमेंट है आपका, ठीक है, तो आप छांटिए, नहीं है तो आप नो एरर वहां पर बता दीजिए, नो इंप्रूवमेंट बता दीजिए। बड़ा हार्डली के साथ में पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, यहां पर आपका सब्जेक्ट आता है, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आगे वेन आता है, फिर ये जो चीज चाहिए थी वो सारी की सारी हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो इसमें कोई एरर वहां पर नहीं है। सीखना इसके अंदर क्या है, आप कहेंगे सर आपने सवाल शामिल किया तो फिर सिखाया क्या? हार्डली के साथ में जो कॉम्बिनेशन है बेटा किसका है? वेन का आता है, देन का कॉम्बिनेशन वहां पर नहीं बनता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 488 का सवाल आपका, ठीक है। इस सवाल को पढ़ना बेटा कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन डेटम। ये सवाल बेटा अपने पास में है नाउन एंड नंबर का, संज्ञा और आपके वचन का, एक वचन बहुवचन वाला पार्ट है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती अपनी ये होती है, इस शब्द को हम पहचानते नहीं है। डेटम अपने पास में एक वचन है, डेटम का जो बहुवचन बनता है वो बहुवचन क्या बनता है आपका? डेटा बनता है। ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता। डेटा सब सुनते हैं, जिसे आप डाटा बोलते रहते हैं, वो डेटा शब्द आपका, इसका बहुवचन का पार्ट डेटा खुद है। एक वचन में इसे क्या पढ़ा जाता है आपका? वहां पर डेटम पढ़ा जाता है। तो बच्चे डेटम नहीं जानते हैं, डेटा सारे वहां पर जानते हैं। अगले सवाल पे आ जाएं आपका, वहां पर नेक्स्ट वाले पार्ट पे लेकर चलें कि विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एम्फसाइजेस स्पीच ओवर राइटिंग एंड डिस्करेजेस द यूज ऑफ मदर टंग। ठीक, यहां अगले ने यह कहा है कि टीचिंग मैथडोलॉजी से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो आपके समक्ष वहां पर रखा जा रहा है। इस पैटर्न को अगर मैं पढ़ूं तो बेटा ये पैटर्न अपने पास में आता है टीचिंग मेथड का, या टीचिंग मैथडोलॉजी है उसके साथ में यहां पर आपका इसे जोड़कर बताया जा सकता है। तो अपने पास में जो टीचिंग इंग्लिश की बात अपन कर रहे हैं, अंग्रेजी के शिक्षण की बात करते हैं, तो कौन सी चीज ऐसी है जो वहां पर आपका जोर डालती है उस स्पीच के ऊपर, उस आपके वहां पर भाषण के ऊपर, जो कि आपके राइटिंग से जुड़ी हुई चीजों को बताता है और साथ में डिस्करेज करता, मतलब उसे हतोत्साहित करता है। किसको हतोत्साहित करता है आपका? वहां पर मदर टंग को हतोत्साहित करता है आपका। ठीक है, एक तरीके से मदर टंग का जो यूज है वो वहां पर काफी कम काम में लिया जाता है, या फिर आपका टारगेट लैंग्वेज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बेटा आप अगर गौर करेंगे तो जीटी मेथड के अंदर तो आपका मदर टंग यूज होती है, ऑडियो लिंगुअल आपका वहां पर चलता है सीधा का सीधा आपका रटंत विद्या वाले पार्ट पे, सजेस्टोपीडिया है बिहेवियर पे चलता है। लेकिन जो आपका टारगेट लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होती है किसमें यूज होती है? आपका डायरेक्ट मेथड में यूज होती है। ठीक है, अगला पार्ट लो, शी वुड रेदर लूज देन टू चीट इन द एग्जाम। परीक्षा में वहां पर आपका नकल करने की बजाय वह वहां पर फेल होना पसंद करेगी। ठीक है, तो आप गौर ये करें कि अपने पास में ये जो पैटर्न आ रहा है कौन से वाला आपका वहां पर, ये वाला कि रेदर आ गया, तो रेदर के साथ में आप क्या लगा दें? देन लगा दें। तो रेदर के साथ में बेटा आपका वहां पर ये जो टू का सेक्टर है ये इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जाएगा। यहां पर देन के अंदर पहले से टू का मीनिंग आपका शामिल है। तो ये जो सवाल मेरे पास आ रहा है ये सवाल फिर से किसका जाएगा? आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल वहां पर आपका देखने को मिलेगा, इसके साथ में इसे आपका जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप गौर करें रेदर के साथ में वहां पर जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सही है। कौन सा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला, लूज वाला, चीट वाला, इसमें भी आपको चेंज वहां पर नहीं करना है। एक तो टू को हटाना है और यहां पर इनके वर्ब फॉर्म को चेंज आपको कतई वहां पर नहीं करना है। तो 490 के अंदर अपना आंसर ये रहेगा, रेदर लूज देन चीट वाला। लेकिन यहां पर ये जो पैटर्न आपके पास में आता है कौन सा? लॉस्ट वाला, चीटेड वाला, ये नहीं आएगा। लॉसेस और चीट्स, ये वाला पैटर्न वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, वुड का तो मतलब इसमें है ही नहीं। अगले सवाल पे आ जाएं, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है कि इफ ओनली आई ब्लैंक नॉन अबाउट योर अराइवल आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन। ये जो सवाल मेरे पास देखने को मिल रहा है बच्चा, ये सवाल मेरे पास में है कंडीशनल का। ठीक है, आपके शर्तात्मक वाक्य का सवाल मुझे आपका वहां पर देखने को मिल रहा है। इफ आ गया, कंडीशनल है। इस साइड में अगर आप चेक करेंगे तो यहां आपको दिया जा रहा है वुड, वुड के साथ में बेटा आपका हैव है, हैव के साथ में आपका थर्ड फॉर्म है। तीसरा कंडीशनल है, अनएक्सपेक्टेड या फिर इंपॉसिबल नेचर के अंदर इसे आपका देखने को आपको वहां पर मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो पहली साइड आना चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां क्या लग जाएगा? आपका हैड लग जाएगा। ये रहा आपका आंसर। यहां हैव अप्लाई नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा, शुड हैव आपका अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ डेंजलिंग मॉडिफायर। आपको क्या करना है आपका वहां पर, ये जो सेंटेंस या फिर वाक्य है जिसको पहचानना है। ठीक है, और किसके साथ में? आपका एक मॉडिफायर के साथ में वहां पर पहचानना। लेकिन एक नया टर्म आपको सीखने को मिल रहा है और वो कौन सा है? डेंजलिंग नेचर का है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा पार्ट जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को आपका शो करता है, पार्टिसिपल के नजदीक आपको वहां पर लेकर चलता है। ठीक है, जिसे अपन परफेक्ट पार्टिसिपल का नाम भी आपका वहां पर दे सकते हैं। यह पैटर्न आपको देखना
पड़ता है, लेकिन क्या वो करेक्ट नेचर में आएगा, ठीक है, क्या उसके बगैर भी उसे आपका यूज किया जा सकता है, ये पार्ट आपको वहां पर देखना है, ठीक है। तो 492 वाला जो पार्ट अपने पास में है बेटा, उसमें ये चीज देखना कि आप ये देखते हैं कि जो डेंजलिंग आपका है, ठीक है, मॉडिफायर, ये कहीं ना कहीं ऐसा है जिसका खुद का कोई आधार नहीं, लेकिन वो मॉडिफाई जरूर कर रहा है। जैसे मेरा क्लॉज ये है, द बुक वॉज पुट अवे, कैसे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क। अब ये है, इसमें कोई फाइनाइट नहीं है, ये पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं है, कहीं ना कहीं डेंजल आपका कर रहा है और पार्टिसिपल में नॉन फाइनाइट के नेचर में आ रहा है, तो इसे मैं यहां पर डेंजलिंग मॉडिफायर बोलूंगा। लेकिन आपको यह समझना है, बाकी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है, वॉकिंग थ्रू द पार्क आई सॉ ए ब्यूटीफुल सॉन, ही सॉ द डॉग रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट वाला, या टायर्ड फ्रॉम द जर्नी शी वेंट टू बेड वाला, तो ये भी तो पार्ट उसके साथ में जुड़ते हैं ना बेटा आपका। तो आपको इससे याद रखना है कि इसमें जो परफेक्ट आपका वहां पर पार्टिसिपल है, उसके नेचर के साथ में इसे इसके साथ रखा जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाए, द इडियम टू चू द कर्ड मीन, ये सवाल अपने पास में किसका है, इडियम का है, वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर शामिल होगा, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जा सकता है। यहां वाला जो पार्ट अपने पास में आता है, ये बेटा अपने पास में किससे जुड़ा हुआ पैटर्न है, आपका पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ है, नॉन फाइनाइट के केडर के अंदर आप इसे देखकर रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो टू चू, चू का मतलब चबाना होता है आपका, ठीक है, और द कर्ड को चबाना, तो इट मींस वहां पर क्या करना है आपका, ये चीज तेज होगा या फिर धीरे होगा। जब आप जुगाली निकालने की बात करते हैं तो वो धीरे धीरे होता है, बड़े रिलैक्स मूड में होता है, तो उस पर आप चिंतन मनन करते हुए या आराम से वो काम करते हैं, तो कभी भी ये कार्य तेजी के साथ नहीं होता है, इसमें कोई शिकायत नहीं होती है, जोरदार आवाजें नहीं आती हैं, किसी प्रपोजल है, प्रपोजल को इसके अंदर ठुकराने वाली बात भी वहां पर नहीं होती है। तो जब आप किसी भी थॉट पर आराम से क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, या फिर आपका वहां पर मेडिटेट करने का काम करते हैं, वो पैटर्न किसमें आ जाता है, आपका टू चू द कर्ड के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चले आपका, ये जो स्ट्रक्चर हमारी संरचना है, कौन सा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम जानते हैं एक स्ट्रक्चर के तौर पर आपका, ठीक है। तो ये जो पार्ट अपने पास में आ रहा है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, बड़ा ये सवाल अपने पास में आता है, SPOCA या फिर SVOCA के नाम से जानते हैं इसे, एलिमेंट्स ऑफ ए क्लोज के नाम से भी आपका जाना जा सकता है। तो SVOC वाला ये जो कॉमनली नोन आपका पार्ट है, इसके तहत अगर मैं बात करता हूं तो ये किस में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपके पास में वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट भी है, खाली ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली ऑब्जेक्ट होता तो मोनोट्रांजिटिव आ जाता, ठीक है। ड्राई ट्रांजिटिव का मतलब दो आपके पास होने चाहिए ऑब्जेक्ट, इन ट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, तो ये चीज आप काटेंगे, अकर्मक नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वहां पर मोनोट्रांजिटिव केवल ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ड्राई ट्रांजिटिव मतलब दो अपने पास में ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो ये कैसा है, ऑब्जेक्ट प्लस अपने पास में कॉम्प्लीमेंट है, तो उसे अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। शुद्ध उच्चारण बताऊं बेटा, जैसे मैं ट्रांजिटिव बोल रहा हूं, शुद्ध उच्चारण ट्रांजिटिव नहीं है बल्कि ट्रांसिटिव है, जय की जगह सह साउंड आता है, इनट्रांसिटिव, मोनोट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, इस नेचर में उसको आपका भोगा जा सकता है, इस नेचर में आपका रखा जा सकता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट साउंड। ये अपने पास में जो लिपि हमसे पूछी जाती है, फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, उनके आधार पर हमसे सवाल आपका फोनोलॉजी में पूछा गया है कि निम्नांकित में से एफ्रिकेट है, वो भी व्यंजन ध्वनि में कौन सा, तो सीधा सीधा याद करने में आपका फायदा है, ये एफ्रिकेट साउंड आपके पास में ये बनेगा, कौन सा, च साउंड वाला वहां बनेगा, फे नहीं बनेगा, मैं नहीं बनेगा, और ले साउंड आपका वहां पर नहीं बनेगा। एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट साउंड की बात वहां पर आपका हो रही है, जो आपका च साउंड में चला जाएगा। फिर अगला, ही हैज एन अवर्जन फॉर हार्ड वर्क एंड प्रीफर्स टू लीड ए leisurely लाइफ। अगर इसकी आप बात करते हैं तो ये सवाल किसका है वहां पर, ये बड़ा सवाल अपने पास में प्रीपोजिशन का है, इररेगुलर पैटर्न के अंदर या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत इसे आपका वहां पर पढ़ा जाता है या फिर देखा जाता है। तो यहां जो टर्म अपने पास में आ रहा है कौन सा, अवर्जन की स्थिति वाला, ये पैटर्न ये ध्यान रखना कि अपने पास में फोर नहीं लेगा, ठीक है। ये आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर भी किसी बच्चे ने मुझसे वहां पर पूछा था, अच्छा सवाल है, इसलिए यहां पर इसे शामिल किया है। अवर्जन अपने साथ में टू लेता है, वहां पर ये चीज कौन सी, फोर नहीं लेता है, फ्रॉम नहीं लेता है, एट नहीं लेता, तो एरर तो है, एरर है, इसलिए हमने इसे यहां पर शुद्ध भी कर दिया है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो यहां पर गौर करना, ये सवाल टेंस का है, वर्ब का है, ठीक है, और प्लस में इसी में आपसे जोड़कर क्या पूछ लिया गया, आपका नरेशन पूछ लिया गया। नरेशन का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला पैटर्न भी आपका इसमें रख दिया गया। तो इसमें कौन सी चीज है वो करेक्ट है, मतलब तीन सेंटेंसेस आपके पास में क्या है वहां पर इनकरेक्ट है। तो पहली बात तो आप चेक ये करेंगे, जब सैड पास्ट आ गया तो यहां इज नहीं बल्कि आपका वोज आएगा, यहां पर सेज आ गया प्रेजेंट तो यहां पर इज आएगा, यहां पर आपका सेड आ गया तो यहां विल नहीं बल्कि वुड आना चाहिए। तो एकमात्र बचा जो इसके बिल्कुल नजदीक है, यहां पर सेड पास्ट है, यहां वोज आपका पास्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। अगले पे चलें, आपका द टर्म मिनिमल पेस इज एसोसिएटेड विद व्हिच एरिया ऑफ लैंग्वेज स्टडी।
अगर इसकी अपन बात करते हैं बेटा, तो ये पार्ट आता है टीचिंग प्रिंसिपल्स में, इसे अपन पढ़ते हैं पीटीई, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के नाम से इसे आपका वहां पर जाना जाता है। तो ये जो पैटर्न है कौन सा आपका, मिनिमल पेयर्स वाला, इसके अंतर्गत ही इसे वहां पर आपका रखा जाएगा। तो यहां अगला कह रहा है कि ये जो टर्म है मिनिमल पेयर्स का, ये किसके लिए जुड़ता है, किस चीज के साथ में इसे आपका एसोसिएट किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, इसमें साउंड सिस्टम को देखा जाता है, ध्वनि को देखा जाता है, और ध्वनि वाला पार्ट ध्वनि शास्त्र हम किस में रखते हैं आपका, फोनोलॉजी में। ये गौर करना, जब भी मिनिमल पेयर्स आता है साउंड सिस्टम से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चा आपका वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला, रिपोर्टेड स्पीच वाला, नरेशन का सवाल है। ये सवाल नंबर आपका 499499 वाला सवाल है, जिसमें अगला ये चाह रहा है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत इसे परिवर्तित करके देना है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको वहां पर दिया गया है, उसको चेक कर ले एक बार। वहां पर आपका ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका डू नॉट से, तो डू नॉट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव के अंदर डू नॉट जनरली फॉरवर्ड के अंतर्गत अपन रखते हैं, तो दिक्कत ही नहीं है, सेड फॉरवर्ड में चला गया आपका, ठीक है। और किसको किया है, तो आरबी आपका टूटा हुआ उसे पहले लेकर आएंगे, तो मॉडिफायर या फिर आपका डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव या फिर आपका आर्टिकल उसे देंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल आपने दा दे दिया, स्टूडेंट्स कर दिया। कनेक्टर आपका टू आ गया, टू के साथ फुल इंफिनिटिव में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वेस्ट आ गया। फिर योर आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के मुताबिक दे मानते हुए देर में चला गया, और लास्ट में आपका टाइम आ गया। तो आंसर सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है। यहां वाले पार्ट में इनमें गलतियां हैं, इजीली आप छांट के रख सकते हैं। देखो यहां पर आस्ट की वजह नहीं है आपका, ठीक है, ये गौर करना, ये आस्ट वाला बाद का काम है, ऑर्डर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं है, टोल्ड वाला भी यहां पर इसके नजदीक नहीं है, ये बाद के हैं, सेकेंडरी प्रेफरेंस में से आपके काम में लिए जाने वाले मिलेंगे। अगले सवाल पे आ जाएं आपका, ये जो 500 वाला क्वेश्चन आपका, देखो 500 तक पहुंच गए आपका इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में आप बच्चे। ये एक्चुअल में है क्या आपका, ये वहां पर आपका टीचिंग मेथड्स है, उसी का पैटर्न है, उसके अंदर पेडागॉजी से जुड़ा हुआ। सिंपल एक टर्म लिख दूं आपका, पूरे के पूरे पेडागॉजी का मामला है, वो इसके साथ में जोड़कर आपका वहां पर दिया जाता है। विच एरर करेक्शन, निम्नांकित में से कौन सा आपका एरर का करेक्शन करने वाला टेक्निक या तकनीक है, मतलब त्रुटि सुधार की तकनीक है, जो शामिल करती है कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को आपका पढ़ रहा है, अलाउड पढ़ रहा है, जोर से पढ़ रहा है, और साथ में वहां पर स्टॉप कर रहा है जब आपकी साउंड क्या होती है, गलत हो जाती है, उसके साथ में से अटैच करके आपका वहां पर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति जहां पर इसको आप वरीयता में रख सकते हैं। तो बेटा जब बच्चा क्या करता है, खुद बोलता है, खुद अपनी गलती ढूंढता है, फिर उसे करेक्ट भी करता है, तो ये करेक्शन करेगा और सेल्फ करेक्शन, खुद करेक्शन वहां पर करेगा। इट मींस साथ वाले बच्चों से पीयर से नहीं करवाएगा, इसका फोल्डिंग यहां पर नहीं होगा, रिकास्टिंग वहां पर आपका नहीं होगा। तो आपके अनुसार जो सवालों की संख्या मुझे बढ़ानी थी मैंने बढ़ा दी है आपका, और केवल सवालों की संख्या नहीं बढ़ाई है बल्कि साथ में यह भी काम किया बेटा, इसके अंदर के सवालों का लेवल भी बढ़ गया आपका, जिस लेवल पर आपका चाहिए था। तो देखो आपका कहते हैं ना कि पर्दा गिरता है पर्दा उड़ता है, तो जैसे ये चीज चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा कि सारे के सारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब वहां पर बदल गए। तो क्वेश्चंस भी बदल गए, आपका मैनर भी बदल गया, लेवल भी बदल गया, आपकी वहां संख्या भी बदल गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवालों के साथ में, उसी उम्दा जोश के साथ में, आला दर्जे की वहां पर क्यूरियोसिटी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।